वर्ग 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ 7 पाठ के बाद 8वें पाठ में देखेंगे, जो 8वें पाठ के रूप में हिंदी पाठ्य पुस्तक के या काव्य खंड से लिया गया 8वां पाठ है। और यह 8वां पाठ है एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या का मतलब आप समझते हैं कि आधुनिक समय में हम देख रहे हैं कि हम कैसे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कैसे हमारे बीच में जो सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो या एक विज्ञान के माध्यम से हम सभी को पेड़ लगाने के लिए अग्रसित किया जा रहा है। पेड़ लगाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं हमें जीने के लिए पेड़ की जरूरत होता है, क्योंकि हम शोषण क्रिया तो करेंगे ही, और बिना पेड़ का ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और शोषण क्रिया करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमारे वातावरण में प्रदूषण ही प्रदूषण हो जाएगा। अर्थात हम प्रदूषण मुक्त वातावरण को करना चाहते हैं तो सबसे पहले पेड़ का होना यानी वृक्ष का होना आवश्यक होता है। इसी बीच में यहाँ कुंवर नारायण जी के माध्यम से एक पाठ हम लोगों के बीच में एक कविता जो है एक वृक्ष की हत्या यानी एक ऐसे वृक्ष की बात कर रहे हैं जिसकी हत्या कर दी जाती है। और ये हत्या होने के समय में इनको काफी अंदर से ये आहत होते हैं, और इतने आहत होते हैं कि जिस आहत को अपनी कविता के माध्यम से हम लोग के बीच में प्रस्तुत किए हुए हैं, जिस कविता को हम लोग पढ़ने के बाद इसके शब्दार्थों को जब समझेंगे तो हम भली भांति समझेंगे कि ये कितने उस वृक्ष के प्रति इनका लगाव जुड़ा रहता है। तो यहाँ इस कविता को जानने से पहले हम जानते हैं कि कुंवर नारायण जी जो है इनका जन्म 19 सितंबर यहाँ 1927 ईस्वी को लखनऊ यानी लखनऊ आप समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, तो उसी लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। कुंवर नारायण के ऐसे इन्होंने कविता लिखने का जो शुरुआत रहा है यानी कि कविता लिखने का शुभारंभ इन्होंने 1950 ईस्वी के लगभग में किया था। इन्होंने कविता के माध्यम से अपना जैसे अगर देखें आप कि चिंतन परक लेख भी लिखा था, कहानी भी इन्होंने लिखा है, और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षात्मक इन्होंने लेखों को लिखने का काम किया है। लेकिन कविता के क्षेत्र में अगर हम देखें, कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य भूमिका के रूप में कार्य होते रहा है। कविता के प्रति उनकी प्रमुख रचनाओं में अगर हम देखें तो प्रमुख रचनाओं में जैसे चक्रव्यूह का नाम आप जानते हैं कि चक्रव्यूह है, परिवेश है, हम तुम, अपने यानी अपने सामने कोई दूसरा नहीं, ऐसे करके इन दिनों। और फिर आप काव्य संग्रह में देखें तो काव्य संग्रह में जैसे फिर आप यहाँ आत्मजयी देखें, उसके बाद साक्षात्कार आत्मजयी के रूप में साक्षात्कार रहा है। फिर यहाँ कुंवर नारायण जी को अनेक तरह के पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि यह बहुत तरह के पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। जो अगर पुरस्कारों का विवरण अगर दिया जाए तो जैसा आप देख सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है, कुमारन आसान पुरस्कार भी इनको दिया गया है, व्यास सम्मान के पुरस्कार भी दिए गए हैं, प्रेमचंद्र पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, लोहिया सम्मान, और इसके बाद यहाँ कबीर सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो अब देख लीजिए कि कितने इनके पुरस्कार मौजूद हुए हैं। तो कुंवर नारायण पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि माने जाते हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी अगर व्यंजकता के रूप में आप देखें तो इसके साथ प्रकट होते हुए आपको दिखेगा। आज का समय जो है और उनकी जो यांत्रिकता है, जिस तरह हर समाज या हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेटे में लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता अगर हम देखें तो इनकी कविता वहीं से आकर यह ग्रहण भी करती है। और मनुष्यता की और सजीवता की बात करें तो यह मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में यह संभावनाओं के द्वार खोलने का भी काम करती है। नई कविता के दौर में जब प्रबंधन काव्य की स्थान लंबी कविता यहाँ लेना शुरू कर दिया था, तब कुंवर नारायण जी के बारे में देखें कि इन्होंने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर पूरी तरह से अपने प्रतिष्ठा को बरकरार रखने का काम किए। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव आपको नहीं मिलेगा, अखबारी सतहीपन है, और इसके साथ वैचारिक धुंध के बजाय यह संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन इनके लेखनी में आपको मिलेगा। भाषा और विषय की विविधता की बात की जाए तो भाषा और विविधता के क्षेत्र में उनकी कविताओं के विशेष गुण भी माने जाते हैं, जो उनमें यथार्थ के खुरदुरा अगर ऐसे देखें तो खुरदुरापन भी निश्चित रूप से मिलेगा, और उनका सहज सौंदर्य भी आपको स्पष्ट मिलेगा। तो इस कविता में
एक वृक्ष की हत्या जो है, तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने यहाँ पर्यावरण जो है मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को वह अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। और कविता आज के समय की अगर कहा जाए तो एक तरह के अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख के रूप में आपको दिखेगा। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित भी हुए हैं। तो आइए यहाँ कविता के बारे में देखते हैं कि एक वृक्ष की हत्या आखिर में यहाँ आज के वातावरण, आज के पर्यावरण को दूषित होने से बचाने का इस कविता के माध्यम से उन्होंने कैसे हम लोग के बीच में एक मैसेज देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले इनके कविता के पहली पंक्ति में आप देखेंगे कि पहली पंक्ति में ये कहते हैं कि अब की बार लौटा तो देखा हुआ नहीं था, अब की बार लौटा तो देखा हुआ नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा खिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। यानी कि जब ये घर पे पहुंचते हैं, या बिल्कुल साधारण शब्दों में आप इसका शब्दार्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका लिखा हुआ जो लेखनी है, यह लेखनी इस प्रकार का है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था। जब वो घर पे लौटते हैं तो देखे कि वह नहीं था। क्या नहीं था? इस कविता में आगे मिलेगा कि क्या नहीं था। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, यानी वही बूढ़ा, यानी बहुत पुराना वो वृक्ष हो चुका था जो चौकीदार के रूप में कार्य करता था, चौकीदार के रूप में वहां पर रहता था। क्यों चौकीदार की भूमिका निभा रहे हैं, क्यों चौकीदार से इसको सूचित कर रहे हैं, इस कविता में आपको मिलेगा आगे। क्योंकि जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, जब भी कभी जाते थे तो उनके घर के दरवाजे पर हमेशा वह तैनात मिलता था। एक चौकीदार की भांति वह नजर आता था, एक चौकीदार की तरह वह दिखता था। वैसा वह वृक्ष था क्योंकि वह बहुत बूढ़ा था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुरीदारो, खुरदुरा तना, मैला कुचला, राइफल सी एक सूखी डाल, यानी राइफल जैसे होता है वैसे एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, एक पगड़ी के रूप में बना हुआ था फूल पत्तीदार, पांवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकड़ बलबूता। यानी कवि कहते हैं यहाँ, ध्यान से समझिए इस बातों को, कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, क्योंकि जो पेड़ पुराने हो जाते हैं तो उसके जो चमड़े होते हैं, उसके जो छिलके होते हैं, वो भी तो पुराना हो जाता है। तो उसी पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, वह देखने में बहुत ही सख्त, यानी बहुत ही कठोर लगता था, और कठोर जान उसमें भरी हुई थी। झुरीदार खुरदुरा बना हुआ था, यानी झुरीदार जैसे उसके जो ऊपरी हिस्से होते हैं, छिलके जो होते हैं, वह क्या होते हैं कि झुरीदार बन जाता है और खुरदुरा बना होता है। लेकिन देखने में कैसा लगता था? तो मैला कुचला, देखने में बिल्कुल वो मैला कुचला लगता था। राइफल सी एक सूखी डाल, एक सूखा हुआ उसका डाल था जो दिखने में वह बिल्कुल राइफल की समान लगता था। इसीलिए तो उसको चौकीदार कहा गया था, क्योंकि चौकीदार जो चौकीदारी करता है वह ऐसे नजर आता था, ऐसा उसका बनावट हो चुका था कि राइफल की तरह उसका एक डाल बना हुआ था, एक पगड़ी एक उसके माथे पे, यानी पगड़ी की भांति दिख रहा था। वह ऐसा पेड़ का बनावट था कि वह भी पगड़ी जो था बिल्कुल फूल पत्तीदार पगड़ी दिख रहा था, यानी कि फूल पत्तों से सजा हुआ पगड़ी दिख रहा था। चरमराता लेकिन अकड़ बलबूता, वह चरमराता था लेकिन उसके अंदर अकड़ बलबूता था, वह काफी ही मजबूत स्थिति में था। फिर आगे अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौंकाना अपनी खाकी वर्दी में। धूप में, बारिश में, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, क्योंकि पेड़ धूप और बारिश से क्या मतलब रखेगा? तो धूप हो चाहे बारिश हो, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमेशा वह चौकन्ना रहता था। दरवाजे पे से दिखता था जैसे वह एक बिल्कुल अलर्ट एंड चौकन्ने रहता था। वो अपनी खाकी वर्दी में हमेशा रहता था, क्योंकि उसका वर्दी तो उसका चमड़ा ही था, उसके ऊपरी जो सतह था वही था उसका वर्दी। दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। दूर से वो ऐसा लगता था कि ललकार रहा है, तो दूर से ही ललकारता था कि कौन, और कवि कहते हैं कि मैं उसका जवाब देता था दोस्त, यानी कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारा दोस्त हूं। क्योंकि हम लोगों के लिए जो वातावरण है, एक दोस्ताना माहौल होना चाहिए वातावरण के साथ। जो पर्यावरण है उसके साथ अगर हम दोस्ताना माहौल नहीं रखेंगे, पेड़ के साथ दोस्ताना माहौल नहीं रखेंगे, तो एक दिन पेड़ समाप्त होगा, तो पेड़ के साथ साथ तो हम भी समाप्त हो जाएंगे। हम मानव, हम जीव जन इस दुनिया से ही समाप्त हो सकते हैं। तो ये दोस्ताना माहौल के रूप में भी यहाँ कह रहे हैं कवि कि दोस्त, इस तरह से भी कह रहे हैं जैसे बचपन से उससे खेले हों, उसे अपना दोस्त समझ लिए हों। और पल भर, अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में,
पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। तो यहाँ कवि कहते हैं कि और पल भर में जब वहां पहुंचता था तो उसके ठंडी छांव में मैं बैठ जाता था। लेकिन दरअसल बात ये थी कि शुरू से ही हमारे अंदेशों में कहीं उसका एक जानी दुश्मन था, और उस जानी दुश्मन से इनको यह अंदेशा बना हुआ था कि जानी दुश्मन उसके साथ ऐसा कुछ न करे। तो शुरू से ही अंदेशों में था उसका एक जानी दुश्मन। जिस जानी दुश्मन का जो कभी अगले पंक्ति में बता रहे हैं वह कैसा मैसेज हम लोग के बीच में दे रहे हैं, थोड़ा सा गौर करिएगा इस पे कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि उनके अंदेशे में तो एक जानी दुश्मनताएं हैं, और इस घर को बचाना है लुटेरों से, जो लूटने वाले लोग हैं उससे इस घर को बचाना है, और शहर को बचाना है नादिरों से। शहर जब बचाना है तो किससे बचाए, तो नादिरों से बचाए। अगर देश को बचाना है तो देश के जो दुश्मन है, वास्तविक जो देश के दुश्मन है, उस दुश्मन से बचाने का प्रयास करे। तो देश को बचाना है दुश्मनों से, बचाना है यानी बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं यहाँ कि यहाँ कवि कह रहे हैं कि अगर वातावरण को हम संतुलित ना रखें तो ऐसे हम ये बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। एक समय आएगा कि नदियां नाला बन सकती है अगर वातावरण संतुलित ना रहे तो इससे हमें बचाना है। यह बचाना जरूरी है कि नदियां नाला ना बन पाए, हवा को धुआं हो जाने से, जो हवा हम शोषण करते हैं, जो सांस लेने की क्रिया करते हैं, ऐसा समय ना आ जाए कि वो धुआं बन जाए हम लोग के बीच में। ऐसे बचाना है कि खाने को जहर हो जाने से, अगर जो भोजन हम करते हैं वह जहर के रूप में ना हो जाए तो उससे हमें बचाना है कि खाना जहर ना बन जाए। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, जो जंगल है वह कहीं मरुस्थल न बन जाए। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। हमें यह बचाना है कि मनुष्य भी जंगल का रूप न ले ले, मनुष्य ही जंगल न बन जाए, यह चीज को बचाना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ कवि के माध्यम से, एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से हम लोग के बीच में किस तरह के मैसेज, किस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं। थोड़े से गौर करेंगे और समझेंगे कि हमें कवि की बातों को ध्यान देते हुए इस पे कुछ अमल करने की भी जरूरत है। तो चलिए आज का सीरीज हम लोग का समाप्त होता है, पुनः हम अगले सीरीज में मिलते हैं। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।